अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी नाइट कुकिंग रूटीन शेयर करूंगी और साथ में ही हम स्टोव को डीप क्लीन करेंगे। और डिनर में बनाए थे मैंने चिकन कोफ्ता, बहुत ही मज़े के और यमी से बनते हैं, थिक सी ग्रेवी बनती है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से ये चिकन कोफ्ता बनाती हूँ। सो अभी जो है वो रात का टाइम था और मैंने किचन की क्लीनिंग ऑलमोस्ट कर ली हुई थी, शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर ली हुई थी, बर्तन भी वॉश कर लिए हुए थे। क्योंकि मुझे स्टोव को डीप क्लीन करना था, इसलिए मैंने सोचा कि सिंक जो है वो खाली होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो स्टोव के स्टैंड थे वो काफ़ी ग्रीसी हो रहे थे। इसलिए इनको मैंने सिंक में रख के इसके ऊपर जो क्लीनर है मेरे पास वो लगा दिया था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मैं कौन सा क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा क्लीनर है और जितनी भी ग्रीस होती है स्टोव के ऊपर ईजिली रिमूव कर देता है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कभी कभार जो है वो मैं स्टोव को क्लीन करने के लिए जिफ भी यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो आप लोग घर में भी क्लीनर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है लेमन और विनीगर से, और बहुत ही अच्छी तरह से वो भी ग्रीस को रिमूव कर देता है। लेकिन अभी मेरे पास इस टाइम पे है था क्लीनर और मैं यही यूज़ कर रही थी। और अगर आप लोग एक दफ़ा क्लीनर बाय कर लेते हो तो आप लोगों के 4 से 5 महीने इजीली निकल जाते हैं। मैंने भी बहुत देर पहले बाय किया था और अभी तक चल रहा है ये क्लीनर जो है वो मैंने डे टू डे से बाय किया था, जो कि काफ़ी गल्फ़ कंट्रीज़ में है। और जैसा कि मैं बहरीन में रहती हूँ तो यहाँ पे भी इसकी ब्रांच है, और आई थिंक दुबई और सऊदीया में भी इसकी ब्रांचेज़ होंगी। और यहाँ से बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लाइक आप लोगों को घर की कोई चीज़ें चाहिए हो, क्रोकरी चाहिए हो या क्लीनिंग का कुछ सामान चाहिए हो, तो डे टू डे से इजीली मिल जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यहाँ पे जो है वो स्टोव के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इनको मैं ले आई थी सिंक में, इनके ऊपर भी मैंने स्प्रे कर दिया था। और अभी जो है वो मैं इनको वॉश कर लूँगी। और इनके ऊपर इतनी ग्रीस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको मैंने वॉश कर लिया था। जस्ट ग्रीस जो होती है वो ज़्यादातर स्टैंड्स के ऊपर होती है। और इन स्टैंड को क्लीन करने के लिए ही मैंने आज ग्लव्स भी पहन लिए थे, ताकि मेरे हाथों का जो है वो बुरी हालत ना हो जाए। क्योंकि केमिकल अक्सर आप लोग यूज़ करते हो तो उसके बाद आप लोगों के हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और आप लोगों को अपने हाथों की भी केयर करनी पड़ती है थोड़ी। सो इसलिए फिर मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। और यहाँ पे जो है स्टोव की बैक साइड का जो मिरर था इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं स्टोव क्लीन करूँ तो इसकी बैक वॉल भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। अगर आप लोग इसको क्लीन कर लेते हो तो आप लोगों की स्टोव की जो बैक वॉल है वो क्लीन रहती है। और अगर आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो तो बहुत ही येलो येलो सी ग्रीस जो है वो जमा होने स्टार्ट हो जाती है। सो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्टोव को क्लीन करते हुए ही इसकी बैक वॉल भी क्लीन कर ली जाए। यहाँ पे बैक वॉल को भी क्लीन करने के लिए मैंने सेम क्लीनर ही यूज़ किया था, और इजीली जो ग्रीस होती है वो उतर जाती है इस क्लीनर से। और मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा है। और वैसे भी ये मेरे पास 5 से 6 महीने से है और अभी तक जो है वो हाफ़ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा जो है सेम ये क्लीनर यूज़ नहीं करती। स्टोव अगर ज़्यादा गंदा ना हो तो मैं नॉर्मली जिफ और जो डिश वॉश होता है उसी से स्टोव को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर जो है आज मुझे स्टोव के जो होल होते हैं उनको भी क्लीन करना था। और मैं इन होल्स को पहले क्लीन नहीं करती थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि इनको अंदर से कैसे क्लीन किया जाए। और पहले मैं इनको बिल्कुल भी क्लीन नहीं करती थी, लेकिन फिर अचानक से मैंने बस इनके अंदर स्प्रे मार के इनको क्लीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है मुझे समझ आ गई कि इस स्प्रे क्लीनर के साथ ये भी क्लीन हो जाते हैं ईजीली। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन और नीट एंड टाइडी हो चुके हैं। अभी मैंने सोचा कि जब तक स्टोव जो है वो ड्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे सिंक एरिया को भी क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे मैंने वाइपर लगा दिया था ताकि सिंक एरिया जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि मुझे जो गीला सिंक है वो बहुत ही बुरा लगता है। उसके अलावा बर्तन भी मुझे गीले कबर्ड में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो वैसे भी गर्मी आ गया तो गर्मियों में बहुत ही जल्दी किचन जो है वो ड्राई भी हो जाता है और बर्तन भी आप लोगों के इजीली ड्राई हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में इस तरह से नहीं होता। सर्दियों में आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है किचन के सिंक एरिया को क्लीन करने के लिए और ड्राई रखने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं स्टोव पे अभी फॉइल पेपर लगा दूँगी। इस दफ़ा जो है वो हमारा छोटा फॉइल पेपर आया हुआ है, इसको पीसीज में कट करके फिर लगाना पड़ता है। नॉर्मली अगर बड़ा फॉइल पेपर आपके पास हो तो उसकी एक ही लेयर बिछानी होती है और आप लोगों का जो पूरा स्टोव है वो कवर हो जाता है। इस टाइम पे मेरे पास बड़ा फॉइल पेपर नहीं है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी और इसी के साथ मैनेज करूँगी।
यहाँ पे जब तक मैं स्टोव के ऊपर फॉइल पेपर लगा रही हूँ, आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन व्लॉग्स शेयर करती हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह एक हाउसवाइफ हूँ और अपने घर के काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है कि आप लोगों को इससे थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप लोगों का कोई काम अगर इग्नोर हो रहा है तो आप लोग भी उठ के करना शुरू हो जाएँ। इसलिए अगर आप लोग भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। और आप लोगों के लाइक करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे बहुत ही अप्रिसिएशन मिलेगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट भी लेके आऊँगी। आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ऑलरेडी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो साथ में कमेंट भी कर दिया करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो है स्टोव बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था और स्टोव के ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था और जितने भी होल होते हैं स्टोव के, इनके ऊपर से मैंने फॉइल पेपर को कट कर दिया था और इनको किनारों से बिल्कुल ही आप लोगों ने फोल्ड कर देना होता है। अगर थोड़ा भी स्टोव के होल के ऊपर रह जाए तो फिर थोड़ा सा स्पार्क उठता है जब हम लोग स्टोव को यूज़ करते हैं, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि इनके होल को अनकवर्ड रखना होता है। यहाँ पे जो है वो स्टोव क्लीन हो चुका था, किचन मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था और बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया था। एंड पे उसका क्लिप भी शेयर करती हूँ और खाना वगैरह मेरे रेडी हो चुका था और बच्चों ने जो है वो तकरीबन 4-5 बजे ही खाना खा लिया था, इसलिए इन्होंने रात को बोला कि हमें नूडल्स खाने हैं। इसलिए फिर तकरीबन 8 बजे मैंने इनको नूडल्स बना दिए थे क्योंकि जैसा कि वीकेंड चल रहा है तो इसलिए बच्चे फिर लेट सोते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं खाने के लिए, तो मैं इनको एक्स्ट्रा फिर कुछ बना देती हूँ वीकेंड पे। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चे पहले मेन खाना खा लें, उसके बाद जो है इस तरह की चीज़ें खाएं और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को हेल्दी फूड दूँ। और ये नूडल्स वगैरह जो हैं वो मैं बहुत ही कम बना के देती हूँ बच्चों को। वीक में आई थिंक मैं एक दफ़ा ही इनको बना के देती हूँ, ज़्यादा नहीं बना के देती। वैसे भी बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है और जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक हम लोग इनको खिला सकते हैं घर का खाना। और जैसे ही बच्चों को बाहर की हवा लगी तो इन्होंने बाहर के खाने स्टार्ट कर देने हैं जो कि बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि जब तक बच्चे छोटे हैं इनको मैं हेल्दी खाना खिलाऊँ। यहाँ पे मैं बना रही थी डिनर के लिए कोफ्ते और कोफ्ते जो थे वो मेरे पास रेडीमेड थे, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर जो कोफ्ते थे इनको मैंने डाल दिया था। अभी ये थोड़ी देर तक फ्राई हो जाएंगे, इनको मैं फ्राई करके किसी डिश में निकाल लूँगी। और मैंने बनाए थे आलू कोफ्ते और कभी कभार जो है वो हम लोग अंडे कोफ्ते भी बनाते हैं, लेकिन आज जो है वो मैं आलू कोफ्ते बना रही थी। यहाँ पे मैं आलूओं को भी पील कर लूँगी और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और आज मेरे से ज़्यादा ही छोटे पीसेस हो गए थे आलूओं के, मैंने सोचा जल्दी बन जाएंगे, थोड़ा जल्दी आलू जो हैं वो भुन जाएंगे। यहाँ पे जो है वो कोफ्ते फ्राई हो चुके थे और जिस ऑयल में मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था इसी ऑयल में मैं ऑनियंस जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए थे ये डाल दूँगी। और अभी जब तक ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब तक मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। लहसुन अदरक को मैंने निकाल के डिफ्रोस्ट कर लिया था और साथ में ही आलू जो हैं इनको मैं कट कर लूँगी। और बस मेरी कोशिश होती है कि खाना बनते बनते ही मैं साथ में ही इनकी सारी चीज़ें रेडी कर लूँ। कटिंग वाला काम जो होता है वो मैं खाना बनाते हुए ही करती हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ। और कुछ लोग जो होते हैं वो पहले सारा कटिंग वाला काम कर लेते हैं उसके बाद पकाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह से आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अभी जैसे प्याज वगैरह फ्राई हो रहे हैं तो तब तक मैं जो चीज़ें मुझे इसमें ऐड करनी थी वो कट कर लूँगी। जैसे आलू मुझे डालने थे उनको मैंने कट कर लिया प्याज फ्राई होते ही, और अभी तक प्याज जो हैं वो फ्राई नहीं हुए थे क्योंकि मैंने हल्की आँच पे रखे हुए थे। और यहाँ पे जो हैं वो टमाटोज़ भी आई थिंक कट हो चुके हैं और आलू भी कट हो चुके हैं। और साथ में जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा होता है जिससे खाना बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। और वैसे भी लहसुन अदरक का पेस्ट इस दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया था जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और मैं इसको 1 महीने के लिए कैसे सेव करती हूँ वो सब मैंने शेयर किया था अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में आई थिंक, तो आप लोगों ने चैनल पे भी विज़िट कर लेना है, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। और अभी मेरा जो 1 महीना है वो ईज़िली निकल जाएगा, मुझे दोबारा से पेस्ट जो है वो लहसुन अदरक का नहीं बनाना पड़ेगा।
सो यहाँ पे जब लहसुन अदरक और प्याज ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी और मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड किए थे। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड नहीं किए इसमें। और जस्ट मैंने यहाँ पे एक मैगी का क्यूब ऐड किया है जिसमें बहुत से फ्लेवर होते हैं और आप लोगों के खाने का फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का बन जाता है इससे। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के सामने ही सारे मसाले डाले हैं। जब मैं नमक मिर्च और हल्दी डालती हूँ उसके साथ ही मैं पोटैटोज़ भी ऐड कर देती हूँ ताकि उनका जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसमें मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। और यहाँ पे जब थोड़े से पोटैटोज़ जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे तो इसमें मैं कोफ्ते भी डाल दूँगी और इनको मैं थोड़ी देर मसाले में भूनूंगी और एंड पे जाके मैं इसमें टमाटर और मिर्चें डाल दूँगी। और अभी जैसे जैसे मसाला फ्राई होगा तो इसी में आप लोगों के आलू भी गल जाएंगे अच्छी तरह से। आलूओं को थोड़ा सा मैंने पहले ही गला लिया था टमाटर वगैरह डालने से पहले, लेकिन जब हाफ़ गल गए तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। और टमाटर का अपना भी एक पानी होता है जो कि हल्की आंच में अच्छी तरह से निकल जाएगा और आपके जो आलू थोड़े बहुत गलने वाले रह गए हैं वो भी गल जाएंगे और कोफ्ते के अंदर भी इसका मसाले का फ्लेवर चला जाएगा। सो यहाँ पे मसाला जब भुन गया तो उसके साथ हमारे कोफ्ते और आलू भी अच्छी तरह से पक चुके थे और एंड में जो है वो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। और आप लोगों ने हमेशा खाना पकाते हुए गर्म पानी यूज़ करना होता है। जब आप लोग खानों में ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो जो सालन का पूरा टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। और अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और जो इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए वो है क्रीम चीज़, जो कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ एंड पे। इससे सालन की जो ग्रेवी होती है बहुत ही थिक और मज़े की बन जाती है। और ये रही फाइनल। यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक। अल्लाह हाफिज़।